जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हम रेगुलर एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन हिंदी के देख रहे हैं और ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, केवल कहने के लिए 25 क्वेश्चन होते हैं मगर इससे हम कहीं ज़्यादा कुछ देख लेते हैं इसी वीडियो में। और आपको बता दें कि आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, ये हमें अवश्य बताइएगा। और आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। और ये वीडियो आपके यूपीएसआई, एएसआई, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि हमारी दोस्तों 3 ई बुक आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें आप परचेस करना चाहते हैं तो हम लिंक नीचे दे देंगे, वहाँ जा करके दोस्तों instamojo.com से आप परचेस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। उसका वीडियो भी हमने बता दिया किस प्रकार से आप परचेस कर सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक भी हम नीचे दे देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य हिंदी से। पहला क्वेश्चन क्या है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है। देखिए, कन्नौजी बोली जानने से पहले हम बता दें दोस्तों कि ये किस उपभाषा की है, हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो आपको हम बता दें कि ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी? कन्नौजी बोली किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ये ओकार बहुला वर्ग की बोली है दोस्तों। ओकार क्या होता है? जिसमें ज्यादातर ओ पाया, जैसे हमारा का हमारो, है ना, इस तरीके से दोस्तों। तो ये आप समझ गए पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की अंतर्गत आती है, क्योंकि 5 उपभाषा है दोस्तों हिंदी के अंतर्गत। उनमें से 5 उपभाषा के अंतर्गत 17 से 18 बोलियां आती है, उनमें से कन्नौजी भी एक बोली है दोस्तों। और इसके अगर क्षेत्र की हम बात करें दोस्तों तो ये इटावा हो गया, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर में आदि बोली जाती है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा है? कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या मुरादाबाद दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद। क्या दोस्तों? फर्रुखाबाद में ये बोली बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज बता दें, फर्रुखाबाद दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये भी आप अपने इसके साथ में ही कैच करते चलेंगे। चलिए अगला है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों। हिंदी को विकास किस भाषा ने प्रदान किया दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। किसने किया है? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली और संस्कृत दोस्तों। तो ये चीज आपको बताना है। तो किससे दोस्तों विकास हुआ है? अगर हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा की बात करते हैं दोस्तों तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। क्या? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको बोलते हैं? स्वयंभू को बोलते हैं, हम ये बता चुके हैं। आपकी चीज हमने बताई थी पहले भी कि प्राकृत भाषा का प्रयोग किसने किया है? महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन पूछेंगे महावीर स्वामी की कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत थी। और वहीं पाली की बात करते हैं, पाली का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो गौतम बुद्ध ने किया था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है किस भाषा में लिखे गए? तो वो भी पाली में ही लिखे गए। और संस्कृत भाषा को दोस्तों देव भाषा या फिर आर्य भाषा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर इसके विकास क्रम की बात करते हैं हिंदी की तो दोस्तों आपको पता है सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी दोस्तों। उसके बाद आपका आता है दोस्तों कौन सी भाषा आती है? पाली, गौतम बुद्ध वाली। उसके बाद दोस्तों आपका प्राकृत आता है, महावीर स्वामी वाली। और प्राकृत के बाद दोस्तों आपका अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद अवहट आता, कहीं कहीं अपभ्रंश को अवहट मान लेते हैं। उसके बाद हिंदी आता। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। और हमको पता जैसे कि दोस्तों अपभ्रंश में भी कई चीजें आती है, जैसे कि अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, है ना, सौरसेनी अपभ्रंश। तो उस तरीके से भी अपभ्रंश के कई कैटेगरी हमने पूरा वीडियो बना रखा, आप देखना चाहते देख सकते हैं। तो दोस्तों किससे होता है विकास? किसको विकास प्रदान किसने किया? तो अपभ्रंश ने किया है। ठीक है, हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। और पूछे हिंदी की जननी कौन है, तब आप संस्कृत बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव मतलब क्या होता है? हिंदी वाला शब्द। तद्भव हिंदी का शब्द दोस्तों कौन सा है, ये आपको छांटना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, ये बताइएगा। ठीक है, देखिए कपूर, मयूर, पक्ष या फिर मानसिक दोस्तों। तो हिंदी वाला शब्द यानी तद्भव, तद्भव कौन सा होगा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा होता है। कपूर क्या है दोस्तों? यही हिंदी का शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है। क्या है? कर्पूर गौरम, है ना, आपने सुना होगा कर्पूर होता है दोस्तों इसका क्या? संस्कृत वाला शब्द है ना। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं बाकी सब क्या है, ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
देखिए घर का, देखिए उरग तो आपको पता किसका है दोस्तों, ये सांप का है। उरग किसका है, ये सांप का है पर्यायवाची, ठीक है। अनिल किसका है, अनल किसका, अनल तो हमने बताया था आग का है। अगर अनिल पूछता दोस्तों तो वो वायु का होता, तो ये तो आग का हो गया। वात किसका है दोस्तों, अगर हम बात करते वात तो वात है हवा का, तो बचा कौन सा दोस्तों, आलय। तो आलय, निलय, निकेतन, है ना दोस्तों, ये सब निकेत, ये सब किसके हैं, तो घर के हो जाएंगे। तो आलय है ना, आलय, साला, ये सब घरी के होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है सांप का, ये है दोस्तों आग का, और ये है वायु का। चलिए अग्रज का बहुवचन, अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है। अग्रज जो पहले पैदा होता है दोस्तों, यानी कि बड़ा भाई, और अनुज मतलब होता है छोटा भाई। अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मीन्स बड़ा भाई, है ना। तो दोस्तों अग्रज क्या हो जाएगा, विलोम शब्द अनुज हो जाएगा, है ना। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल होता है, याद रखेंगे। सूक्ष्म का क्या होता है, स्थूल होता है। लघु का, देखिए लघु का दीर्घ हो जाएगा दोस्तों, छोटा का बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज याद रखेंगे। सूक्ष्म वाला पूछा था, सूक्ष्म का स्थूल होता है, ये आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कौन शब्द भरा जाएगा, और ऐसे भरने वाले, रिक्त स्थान भरने वाले आपके यूपीएसआई लेखपाल ने बहुत बार पूछा था दोस्तों। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें देखिए कोई चीज होता है, इस संक्षिप्त गद्यांश का विस्तृत व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पे विस्तृत शब्द अगर सही से हम भर देंगे तो एकदम से वाक्य को पूर्ण कर देगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। दोस्तों समरूपी भिन्नार्थक क्या होता है, जिसको हम शब्द युग्म बोलते हैं दोस्तों। देखिए अवधि, अवधि दोस्तों बिल्कुल सही। अवधि मीन्स क्या होता है, समय को बोलते हैं। अवधि क्या है, एक भाषा है दोस्तों। देखिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर उनके अर्थ अलग होते हैं। देखने में एक जैसे, सुनने में एक जैसे लगेंगे मगर उनके अर्थ अलग अलग होंगे, उनको हम समरूपी, मतलब रूप समान हो मगर भिन्नार्थक मतलब अर्थ भिन्न दे दे, वही समरूपी भिन्नार्थक। तो दोस्तों हमें पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवधि मीन्स समय होता है, अवधि मीन्स क्या होता है, एक भाषा है जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है, ठीक है। चलिए देखिए अनुचर, नौकर ये अलग है। आदि अंत दोस्तों विलोम सब, अभिनय, नाटक ये सब अलग चीजें हैं। इसमें से कोई भी दोस्तों क्या है, समरूपी भिन्नार्थक नहीं है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसी को हम समरूपी भिन्नार्थक या फिर शब्द युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द युग्म भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब मजदूरों के अनेक काम हैं, मजदूरों के अनेकों काम हैं, या फिर मजदूरों के अनेकों काम हैं, या फिर मजदूरों के अनेक काम हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें से सही वाक्य आपको पहचानना है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, कहीं भी अगर आपको अनेकों शब्द मिले वो आप तुरंत गलत करिएगा। अनेकों शब्द, देखिए यहाँ पे अनेकों शब्द मिले, ये गलत, ये गलत, दो ऑप्शन तो एकदम खत्म हो गए। क्यों गलत होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक का बहुवचन जब बनता है तो वो होता है अनेक। जब अनेक खुद ही बहुवचन है तो अनेक का बहुवचन नहीं बनेगा, यानी अनेकों थोड़ी ना, अनेकों गलत हो जाएगा। अनेकों शब्द ही कोई नहीं होता है, तो अनेकों कहीं भी मिलेगा दोस्तों, बहुत मिलते हैं कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो अनेकों जहां भी कहीं दिखे वो तो एकदम आप दौड़ते ही गलत कर देंगे। तो मतलब हमारे दो ऑप्शंस तो कट गए। अब देखिए ये दो ऑप्शंस बचे। अब देखिए मजदूरों के अनेक काम हैं, देखिए अनेक काम है, ठीक है, और मजदूरों के अनेक काम हैं। देखिए केवल और केवल इसमें दोनों में क्या फर्क है, इसमें है में बिंदी है। देखिए अब एक चीज देखेंगे कौन सही होगा, बिंदी वाला या बिना बिंदी वाला। तो आपको पता है कि मजदूरों क्या है दोस्तों, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो दोस्तों यहाँ पे है नहीं, है होना चाहिए था, तो हमें डी ऑप्शन मिल रहा, और डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। मजदूरों के अनेकों काम हैं, ठीक है। चलिए अगला दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द यानी कि दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। तो कौन सा होगा, देखिए नृप, राजा दोस्तों, ठीक है। वृष्टि होती है, वृष्टि है ना, घाघरा नदी घाघरा होती है ना, और दोस्तों रात्रि होती है दोस्तों। ये है आपके स्त्रीलिंग, और आपका नृप मतलब क्या, राजा का पर्यायवाची होता है। नृप, दिनेश, है ना, नरेश, महेश, है ना, ये सब चीजें क्या है, राजा है दोस्तों। चलिए अगला है मामा का बहुवचन बताइए दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है, तो मामा का बहुवचन क्या होगा, मामा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, ये बताना। आपको एक चीज बता दें, जहां पर दोस्तों संबंध से रिलेटेड होते हैं दोस्तों, से मामा हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, चाचा हो गए, इन सबके बहुवचन वही होते हैं, इनका कोई भी बहुवचन नहीं होता दोस्तों, वो सेम ही बहुवचन होता। मामा का मामा ही होगा, चाचा का चाचा होगा, नाना का नाना होगा, चाची का चाची होगा, ठीक। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि दोस्तों जहां कहीं कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो एक वचन और दोनों वचन दोनों समान होते हैं, जैसे दादा हो गया, दाता हो गया, योद्धा का योद्धा ही होगा, ठीक है, नाना का नाना, मामा का मामा, नानी नानी, है ना, ऐसी चीजें। चलिए अगला वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है दोस्तों। रेखांकित शब्द देखिए, व्यक्ति तो है दोस्तों, व्यक्ति क्या हो, विशेष होगा, और व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो धार्मिक है, यानी कि जो चीज विशेष की विशेषता बतलाएगा वो विशेषण कहलाएगा। और आपका विशेषण कहाँ है दोस्तों, हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों कि
ये क्या हो जाएगा, धार्मिक क्या है दोस्तों, ये आपका विशेषण शब्द है, ये आपको पता भी होगा, तो बिल्कुल अच्छे से पहचान के क्या है, विशेषण है दोस्तों, क्या विशेषण है। अगर इसमें क्रिया की बात करते हैं, देखिए क्रिया है हो जाएगा। अब यहीं पे दोस्तों हम बात कर लें सर्वनाम की, दोस्तों सर्वनाम क्या है, वह है। और दोस्तों अगर हम बात कर ले संज्ञा की, तो संज्ञा ये व्यक्ति हो जाएगा, संज्ञा जिसे हम इस रूप में देख रहे हैं, यहाँ पे विशेष के रूप में देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है दोस्तों, इसमें कौन सा काल होगा, देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब क्या, ये काम हो चुका है दोस्तों, क्या काम हो चुका है, ठीक है, आपको पता है ये काम पूरा हो चुका है, तो यानी कि आप समझ जाइएगा इसमें क्या होगा दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए यहाँ पूरा हो चुका है तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है जिसमें ता है, ती है, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, आपका सामान्य वर्तमान होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। और संदिग्ध क्या होता है दोस्तों, जहां पे संदिग्ध बना होता है, संभाव में संभावना बनी रहती है दोस्तों, तो याद रखेंगे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए एक चीज बता दें, अगर कहीं पे दोस्तों प्र के बाद आधा ता आता है तो हमेशा प्रति उसमें उपसर्ग होता है। देखिए प्रतिधन एक, आपको पता है कि प्रतिधन एक प्रत्येक ये यण संधि का उदाहरण होता है, ठीक है दोस्तों। प्रति में क्या हो जाएगा, इसमें प्रति में कौन सा उपसर्ग, सॉरी प्रत्येक में प्रति उपसर्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, ना कि कोई शब्द होते हैं। अगला है रसोई घर का समास क्या होगा दोस्तों, रसोई के लिए घर। देखिए के लिए यानी कि कारक चिन्ह आ गया दोस्तों, यानी कि तत्पुरुष समास होगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर दोस्तों, तो रसोई घर किसका हो जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन से। देखिए द्वंद्व में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होते हैं, माता और पिता। द्विग में दोस्तों संख्यावाची शब्द आते हैं, त्रिनेत्र, सॉरी त्रिनेत्र नहीं होगा, त्रिनेत्र तो आपका बहुब्री समास हो जाएगा दोस्तों। देखिए जिसमें जैसे चौराहा, ये सब चीजें। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कर जो बताता है कि जहां छंद की सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए जहां सभी चरण समान हो तो सममात्रिक छंद, क्या सममात्रिक छंद दोस्तों कहलाता है। जहां पर सभी चरण क्या हो, समान हो दोस्तों, उसे हम क्या बोलेंगे, सममात्रिक छंद बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने क्या बताया दोस्तों, चौपाई 16 मात्राएं, ठीक है। और देखिए अर्ध सममात्रिक क्या होता है, जहां पर सम, देखिए जहां पे दोस्तों आधी आधी समान हो, यानी कि सम का सम समान हो, विषम का विषम, यानी कि जैसे दो हम देखते हैं 11 13 है ना, 13 11 मात्रा, तो वो अर्ध सममात्रिक होता है दोस्तों, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे। विषम मात्रिक का तो जिसमें कोई भी नहीं मिलता, जैसे आपको पता होगा कुंडलियां दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ जाइएगा, इनके आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 प्रकार से बांटते हैं, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये आपका है पैराग्राफ, और पैराग्राफ को पढ़ के उसके आंसर देने हैं। देखिए पैराग्राफ किसके बारे में बताएगा, देखिए मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के लिए कारण ही आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है। क्या, जहां यह सुखद है वहां दुखद भी है दोस्तों। जैसे यदि आप कुछ समय एकांत बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते तो मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है दोस्तों, वहीं परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। जैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हम बहुत हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतनी अवश्य है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। क्वेश्चन क्या है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है दोस्तों कार्य के संबंध में, कहीं भी रहकर हम कार्य पूरा कर सकते हैं दोस्तों, या खूब बातें कर सकते हैं, नेट का कुशल प्रयोग करना, या फिर पैसों का लेन देन। दोस्तों हमने अभी देखा है वहां पे मिला था कहीं भी रहकर हम कार्य को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। यही हमारा 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। हम आपको दिखा भी दो दोस्तों कि मोबाइल से क्या होता है कि कहीं भी रहकर हम दोस्तों अपने काम को पूरा कर सकते हैं। यही मोबाइल से क्या है दोस्तों फायदा है कि हम दोस्तों कहीं भी रहें, उससे हमें कोई मतलब नहीं, मगर हम दोस्तों मोबाइल के माध्यम से दोस्तों अपने काम को हम पूरा
कर सकते हैं। ये देखिए ये लिखा है कि मोबाइल फोन दोस्तों के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन यही हो जाएगा कि दोस्तों क्या हो जाएगा, मोबाइल संदर्भ में कहीं भी रहकर हम कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए मोबाइल फोन जहां सुखद वहीं क्या है दोस्तों, दुखद भी है, संतोषजनक भी है, आरामदायक भी है या सुखकारी भी है दोस्तों, इसके बारे में बताइएगा। दोस्तों आपको पता है जहां पर सुखद है वहीं पर ये दुखद भी है, और ये हम अभी इसी में से हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जहां पर दोस्तों ये सुखद है वहीं दुखद भी है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल सही, जहां ये सुखद है वहीं क्या है, दुखद भी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको हम दिखा भी दिए हैं। अगला, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों। लाभ हो जाता है, सहायता मिल जाती है, या आराम मिल जाता है, या फिर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जब हम व्यस्तता होता है दोस्तों तो क्या मिलता है, हमें व्यवधान उत्पन्न होता है। आपको हम दिखा भी दें कि दोस्तों व्यस्तता के कारण क्या होता है दोस्तों, वहां पे हमें क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं, मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है दोस्तों। ये चीज हमने बिल्कुल अच्छे से इसमें छांट लिया है। ठीक है, चलिए अगली है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन सी पत्रिका थी इसके जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सरस्वती के दोस्तों। किसके, सरस्वती पत्रिका के संपादक दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो कि 1903 से लेकर 1920 तक दोस्तों इसका संपादन किया था। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों विशाल भारत की, तो दोस्तों विशाल भारत के कौन थे, तो बनारसी दास चतुर्वेदी थे। ठीक है, और वहीं दोस्तों हिंदी प्रति बहुत पूछा था, हिंदी प्रति कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे। कौन दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट, याद रखेंगे दोस्तों, और दोस्तों याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट जी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है कि बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है दोस्तों। किसका बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह दोस्तों, ये यूपीएसआई के क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसका है, तो आपको पता होना चाहिए जो बिखरे मोती है दोस्तों वो किसका है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। किसका दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का दोस्तों। और ये वीर रस की दोस्तों एकमात्र कवित्री मानी जाती है दोस्तों। इनकी रचनाएं से झांसी की रानी, जलियांवाला बाग है ना, झंडे की इज्जत, इस तरह के दोस्तों इन्होंने कविताएं लिखी हैं, और वीर रस की क्या है दोस्तों, कवित्री है। क्या है, कवित्री। अगला है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की दोस्तों, तो नाटक जो स्कंदगुप्त है दोस्तों उसकी रचना किसने की, प्रेमचंद्र या फिर जयनेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या फिर मालती जोशी दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये हमें बताइएगा दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है किसने की है, जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त की रचना। जैसे स्कंदगुप्त हो गया दोस्तों, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञराश्री, सभी के सभी किसके हैं दोस्तों, ये सभी किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। चलिए अगला है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति रेहन पर रघ्यू के लिए कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों, रेहन पर रघ्यू के लिए दोस्तों इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब दिया गया, तो 2011 का दोस्तों रेहन पर रघ्यू इनकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। इनकी एक रचना और भी है, काशी काशी, वो भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, ये देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, समझिएगा, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन इतने में आयोजित किया गया। रिक्त स्थान भरना है दोस्तों, कब और कहां आयोजित किया गया ये आपको बताना है। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कब और कहां आयोजित किया है, आपको पता होना चाहिए कि 1975 में नागपुर में दोस्तों, नागपुर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष कब आयोजित किया गया था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच। ठीक है, तो 10 जनवरी 1975 को दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 10 जनवरी क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो इससे आप ये भी याद कर लेंगे। अगला है अप्रीतम दोस्तों शब्द का अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों इसका अर्थ बताइएगा। ये भी आपके यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है, बेजोड़। ठीक, क्या होता है इसका सही अर्थ क्या होगा, बेजोड़ हो जाएगा। चलिए अगला है, सौम्यता ही नारी की क्या, नारी का सच्चा है क्या है दोस्तों, सच्चा क्या होता है, सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या होता है दोस्तों, तो श्रृंगार होता है। क्या होता है, श्रृंगार होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, श्रृंगार। और शुद्ध रूप से श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। और ये 25 क्वेश्चन में से आई होप आपने 22+ स्कोर भी किया होगा, क्योंकि ज़्यादा इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर आप यूपीएसआई या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए दोस्तों आप अपने ई बुक खरीदना चाहते हो दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, सॉरी आप जाइए डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहाँ लिंक मिल जाएगा। वहाँ जा करके दोस्तों आप जो मर्जी ई बुक आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, सामान्य हिंदी है, हिंदी भाषा और बोलियाँ हैं, और पत्र लेखन है, चारों ई बुक है दोस्तों, जिनके रेट भी अलग अलग हैं। आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है, और परचेज भी कर सकते हैं लिंक पे जाके। ठीक, वहाँ से आप पैसे पेमेंट करके
इनको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते दोस्तों, आप डायरेक्ट करना चाहते दोस्तों, तो इस नंबर पे हमें क्या करिए 7905419251 पर दोस्तों हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं दोस्तों, और जो भी चाहिए ई बुक हमें उसके पेमेंट करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट भी ये ई बुक प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।